welcome back to my channel. Hi everybody, welcome back to my channel Demystify. Thank you so much for all the love that you are sending me. Keep commenting, keep liking, keep sharing and keep watching my videos. And मेरे वीडियोस का एक ही मोटिव होता है कि मैं आप सभी तक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं. एंड मैं खुद एक CBSE बोर्ड की स्टूडेंट थी, तो आई नो व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ दैट वी फेस. तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ कि आपको उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना कर सके और मैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ. तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि NCERT को ही स्टिक करूँ, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँ. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं NCERT पे स्टिक करूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कई बार इट्स वेरी मिनिमम, वेरी रेयर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ NCERT कई बार क्वेश्चंस आ जाए जो कि बहुत अलग टॉपिक से हटके नहीं होता था, उसी टॉपिक से रिलेटेड, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड, लेकिन वो कई बार बाहर से भी आ जाता था. तो मेरे पास ऐसे मैंने मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ या जो भी आपके साथ स्लाइड्स PPTs है, जो भी ऐसे शेयर करती हूँ, जो कुछ मैं आपको बोल के बताती हूँ, तो वो मैं जो भी आपको बोलती हूँ, मैं एक्चुअली 2 से 3 बुक्स, मतलब NCERT के अलावा 2-3 और बुक से मैं पढ़ती हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपके पास सारा मटेरियल बना रहे. तो हमने चैप्टर 7 क्लास 12 पेंटिंग का पूरा कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर 1 to 7 सारे वीडियो जो है वो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर आपके पास अवेलेबल है. आज हम लोग करने वाले हैं द लिविंग आर्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ गाइस, ये आपको सबसे हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे चैप्टर, एंड आप बहुत फेमिलियर है इस चैप्टर के साथ, बिकॉज हम सभी को अगर हम आर्ट स्टूडेंट्स हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो, और हमने यूँ भी जो आर्ट फॉर्म्स हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, उसके बारे में हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना हुआ है. मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि ये मिथिला पेंटिंग, जो कि काफ़ी वेल नोन पेंटिंग है, हमने इसके बारे में सुना हुआ है. वर्ल्डी पेंटिंग हम सब कितना करते हैं, आई थिंक एक बार तो हर स्टूडेंट ने इसको ट्राई करा ही होगा अभी तक में. उसी तरीके से गोंद पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इंडिया की एक ट्राइबल ग्रुप था. गोंद ट्राइब जो है वो ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासियों का एक ग्रुप है. तो वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो ये पेंटिंग करता था, गोंद पेंटिंग. और इसके बारे में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी जब हम लोग गोंद पेंटिंग को डिस्कस करेंगे. उसी तरीके से हम पिथोरो पेंटिंग, जिसको पिथोरा पेंटिंग भी कहा जाता है, तो ये सारी पेंटिंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी. पत पेंटिंग जो बंगाल वगैरह में ये जो तरह, अगर आपको पता हो, आपने अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस डीमिस्टिफाई पर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने जामिनी रॉय की एक पेंटिंग पढ़ी थी, मदर एंड चाइल्ड है. जामिनी रॉय की एक हॉर्स वाली पेंटिंग भी के बारे में भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है. तो वो जो पेंटिंग्स, जो जामिनी रॉय की पेंटिंग्स थी, वो ये बंगाल की पत पेंटिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड होती थी, उसके एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते थे. तो उसी तरीके इसको पतचित्र बोलते थे. तो इसी तरीके से फड़ पेंटिंग राजस्थान की, ये तो काफ़ी पॉपुलर हो गई है इन दिनों में, और ये फड़ पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है. इनका कलर कॉम्बिनेशन, बॉर्डर्स बहुत यूनिक रहते हैं. ऐसे ही स्कल्पचर ट्रेडिशंस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, हमने बेसिक आइडिया है, लेकिन हम आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसके बारे में समझेंगे. तो देखिए, आर्ट फॉर्म जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहा है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसमें इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं बनाते बनाते, क्योंकि हम हमेशा हमारे आर्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते जो हमारे खुद के हैं, राइट. तो वो आर्ट ट्रेडिशन जो होता है वो इंडिया का ही नहीं, कहीं का भी हो, वो टाइमलेस रहा है, वो बाउंडलेस रहा है. कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई फिक्स रूल्स होते हैं, बिकॉज आर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें कोई रूल्स है ही नहीं. आर्ट इज़ वट एवर यू डू, वट एवर यू मेक. आर्ट का बेसिक मतलब, आर्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि हम पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं. आर्ट का मतलब होता है कि डूइंग व्हाट यू लव. वो म्यूज़िक हो सकता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट. डांस हो सकता है. तो अलग अलग समय से, चाहे जो अर्बन लाइफ सिटीज़ में रहते आए हुए हो, जैसे हमने पढ़ा कि मुगल एटलियर्स में कैसे वर्कशॉप्स होती थी एंड किताब खाना वगैरह में पेंटिंग्स बनती थी, चाहे वो अर्बन लाइफ हो, चाहे वो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गोंद पेंटिंग वगैरह, तो ट्राइबल ग्रुप्स में आपको ऐसे भी बहुत पहले के टाइम से, जो हमने आपको अगर याद हो क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, मीजोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक. इस टाइम पर भी पेंटिंग्स बनती थी, कैसे वो स्टोन्स के ऊपर पेंट करते थे, चाहे वो माउंटेन में रहते हो, विलेजेस में रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो. तो ये जो पेंटिंग्स हैं, जो हम जिस बारे में, ये आर्ट फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं,
या जो पढ़ेंगे या आगे भी जो आएंगे, ये ना टाइम बाउंड है ना बॉर्डर बाउंड, ऐसा कुछ नहीं कि कोई जगह से रिलेटेड है, कोई टाइम से, बहुत लंबे टाइम से ये चलती आ रही है हर जगह से। तो हमने अभी तक जो है वो सर्टन पीरियड्स के आर्ट को पढ़ा है। जैसे हमने सबसे पहले 11th क्लास से अगर हम स्टार्ट करें, जब हमें ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से हमने सबसे पहले मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, वो वाला जो पीरियड है उसके वहाँ से हमने स्टार्ट करा, तो वो एक सर्टन टाइम पीरियड का आर्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग फिर अलग अलग उसमें हमने कुतुब मीनार के बारे में, ताजमहल के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत पढ़ा। हम लोग जो क्लास 12th में है तो हमने कैसे राजस्थानी एरिया वाइज भी पढ़ा, टाइम वाइज भी पढ़ा हमने, राजस्थानी, पहाड़ी, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, डेक्कनी पेंटिंग, और हमने टाइम वाइज भी उसको पढ़ा कि हमने कैसे मुग़ल एटेलियर्स में शाहजहाँ के टाइम की, औरंगज़ेब के टाइम की, अकबर के टाइम की, इस तरीके से। तो हमने इन सब के बारे में आर्ट को अलग अलग तरीक़ों से हमने पढ़ा है। लेकिन कॉमन लोगों का क्या, हमने अभी तक जो पढ़ा है, जैसे हमने अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमने जो भी अभी तक पढ़ा है वो कहीं ना कहीं रॉयल्स जो पेंटिंग्स को कमीशन करते थे, अभी तक हमने पेंटिंग्स में कॉमन पीपल जो आम आदमी है ना, तो उनका टच देखा है ना, उनकी अभी तक स्टोरीज़ पढ़ी। तो क्या क्या वो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी आर्ट नहीं करते थे, हमने अभी तक स्पेशल ग्रुप्स हो गए, स्पेशल टाइप ऑफ पेंटिंग हो गई, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग, उसके बारे में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो उनका क्या, वॉट अबाउट द कॉमन पीपल, उनके आर्ट फॉर्म्स कैसे होते थे, क्या होता था। तो हमारी कंट्री में ना हमेशा से आर्टिस्टिक नॉलेज बहुत रही है, ओके, इनग्रेन्ड रही है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा रही है, और वो जनरेशन टू जनरेशन, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रही है। तो हर जनरेशन के आर्टिस्ट ने अपना बेस्ट वर्क क्रिएट करने की कोशिश करी। उनके टाइम पर जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती थी, जो उनके पास मटेरियल्स अवेलेबल होते, हमने हड़प्पा के टाइम के देखे कि किस तरीके से बीड्स एंड ब्यूटीफुल पॉटरी एंड हमें अभी वो भले ही प्रिमिटिव लग रहा है, हमें अभी वो चीज़ भले ही सिंपल लग रही कि ठीक है एक मोती तो है, आज हम बाज़ार पे जाओ कितने सारे, वो हमें सिंपल लग रही है। लेकिन एट दैट टाइम उस टेक्नोलॉजी को, मतलब उस मटेरियल को यूज़ करके, ऐसी टेक्नोलॉजी में उसको ढाल के वो चीज़ क्रिएट करना वाज अ वेरी बिग माइलस्टोन दैट वी हैड अचीव्ड। ठीक है, तो उनके पास जो अवेलेबल था उनका उन्होंने हर एक ने बेस्ट दिया है। तो हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स अलग अलग हैं जो हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे मैं आपको ये बता रही थी, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स में पॉटरी के वर्क्स, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, आइवरी वगैरह इंडस पीरियड में, हड़प्पा का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हिस्ट्री के अर्ली टाइम्स में भी जब हमने देखा, और हमने मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, कितने सारे अलग अलग उनके हमने आर्ट फॉर्म्स देखे, उनके पॉट्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स वगैरह, उन्होंने उनको हर पर्पस के लिए यूज़ करा। उन्होंने डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ करा, पर्पसेस के लिए यूज़ करा, उन्होंने अपने रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया कि अपने गॉड्स गॉडेसेस वगैरह को भी वो स्कल्प्ट करते थे, पेंट करते थे। तो वॉल्स एंड फ्लोर्स को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ किया, और अपनी डेली नीड्स को भी फुलफ़िल करने के लिए। हम ऐसा नहीं कि भाई ठीक है पानी का एक मटका जो हम यूज़ करते तो वो सिंपल बस एक मटका, दैट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, दैट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। एक मटके बनाने में आप देखिए कितनी फोकस, कंसंट्रेशन, मेहनत लगती है, स्किल लगता है। एंड उसके बाद उसको और लेवल अप करने के लिए उस मटके को अलग अलग तरीके से कलर करते थे, उस पर ड्रॉ, पेंट करते थे, डिज़ाइन करते थे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है किस तरीके से वो मटके के ऊपर ही कितने ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जो डेली नीड्स में चीज़ें यूज़ करते थे ना, उसको भी हम जितना हो सके हमने आर्टिस्टिक करने की कोशिश करी है। तो ये जो है वो इनग्रेन्ड है हमारी कंट्री के कल्चर में। हमें बहुत सारी चीज़ें की सिंबलिज्म दिखता है, स्पेसिफिक यूज़ ऑफ मोटिव्स, मटेरियल्स, कलर्स, मेथड्स, जैसे ये परसेप्शंस हर किसी के उसमें होते हैं कि यार ठीक है, आप जैसे हम बोलते हैं ना, घर में ऐसी पेंटिंग लगाओ, इस भगवान की पेंटिंग लगाओ, यार आपके घर के मटके पे ऐसा होना चाहिए। तो ये हम स्पेसिफिक सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आर्ट ऑफ द पीपल एंड क्राफ्ट्स, समझ रहे हैं आप, बहुत अंतर होता है। ठीक है, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन आर्ट ऑफ द पीपल एंड क्राफ्ट्स, एज बोथ इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, इंस्टिंक्ट, नेसेसिटीज एंड एस्थेटिक्स। सबका मतलब आर्ट और क्राफ्ट्स में एक बहुत ही पतला सा लाइन होता है, बहुत ही, क्योंकि लेकिन बहुत पतला सा, क्योंकि दोनों के अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, इंस्टिंक्ट होता है, मतलब आप आर्ट इज़ व्हाट आपका जो मन करता है वो बनाते हो, नेसेसिटी होता है, हमारी ज़रूरत भी होता है, और एस्थेटिक्स, ब्यूटी भी होता है। तो अभी भी
ऐसी बहुत जगह पर हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलेंगे। 19th सेंचुरीज़ में एक नया पर्सपेक्टिव आया मॉडर्न आर्टिस्ट के बीच में, और वो मॉडर्न मतलब ये नया पर्सपेक्टिव ये था कि अब ये लोग वापस से ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स पे गए। बीच में ऐसा हुआ था, हमने ये पढ़ा है कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की क्रिएशन के पहले, उसके थोड़े टाइम पहले तक ऐसा हो गया था कि हम बिल्कुल यूरोपियनाइज हो गए थे हमारे आर्ट फॉर्म में। हम पूरा के पूरा यूरोप का या वो उस एस्थेटिक को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। बट एक टाइम के बाद एकदम से हमें वापस ये अवेयरनेस आई कि यार वी शुड गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। प्लेथोरा है हमारे इंडियन आर्ट फॉर्म में, उसकी कल्चर में, उसकी हिस्ट्री में। तो इंडिपेंडेंस के अराउंड और उसके बाद से फिर हमारी इंडियन आर्ट फॉर्म का एक तरीके से रिवाइवल हुआ। एक ही एस्पेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मिनिएचर पेंटिंग्स का रिवाइवल हुआ, एवरी अदर थिंग। फड़ पेंटिंग्स रिवाइज हुई, मधुबनी, पिथौरा, वर्ली, गोंद, ये सारे इन सभी चीज़ों का वापस से रिवाइवल हुआ। तो हम वापस से इसमें हमने एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी ली, इसको हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने लगे। तो हर एक अलग जगह की, स्टेट्स की अपनी खुद की क्रिएटिव यूनिक आर्ट होता था जिसको वापस से हमने अडॉप्ट करा। तो ये जो है, ये चीज़ के बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि कैसे ऐसे अलग अलग पेंटिंग ट्रेडिशंस थे जिनको वापस से हमने अडॉप्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉपी कर लिया, हमने उसको हमारे खुद के मॉडर्न एलिमेंट्स को ऐड करा। एंड उसके बाद हमने एक मतलब ट्रेडिशन को रखते हुए एक यूनिक आर्ट फॉर्म्स का क्रिएशन भी किया। तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर पेंटिंग ट्रेडिशंस होती थी, उसमें से मिथिला, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, मिथिला या मधुबनी पेंटिंग दोनों एक के नाम है, ये बिहार की पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग जो थी वो महाराष्ट्र की है, वर्ली आर्ट जो है। पिथौरा पेंटिंग या पिथौरो पेंटिंग जो है वो गुजरात या मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की है। बाबूजी की फड़ जो है वो राजस्थान की है, जो और बहुत स्पेसिफिक भिलवाड़ा। पिचवाई पेंटिंग जो है वो अगेन राजस्थान नाथद्वारा की है। गोंद पेंटिंग जो है वो अगेन मध्य प्रदेश की है। पट्टचित्र है उड़ीसा और बंगाल की। एंड गाइस, आप जो मेरे चैनल अभी डीमिस्टिफाई पर ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पे जाइए, मैं आपको रियली सजेस्ट करती हूँ कि गो एंड सर्च फॉर दीज पेंटिंग्स। गूगल पे जाके आप सर्च करिए एंड यू विल रियलाइज द मोमेंट आप कोई भी एक पेंटिंग को देखते हैं, आप लिटरली आप खुद चाहेंगे कि यार मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है। दीज पेंटिंग्स आर ब्यूटिफुल। मैं अभी नाम ले रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, प्राउड, क्योंकि दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पीसेज ऑफ आर्ट। आप बाबूजी की फड़ जाके देखिए, क्या ब्यूटिफुल ब्लेंड है कल्चर का, कलर्स का, ट्रेडिशन का, रिलीजन का, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, एवरीथिंग। तो इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड आप खुद रियलाइज करेंगे कि डूइंग दिस, मेकिंग दीज पेंटिंग्स, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चाहिए। दे आर वेरी इजी येट लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड एस्थेटिक। तो हम बात करते हैं मिथिला पेंटिंग की। सबसे ज़्यादा वाइड नोन हम कह सकते हैं वो है मिथिला पेंटिंग, जिसको कहते हैं मधुबनी पेंटिंग भी। सो मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, और इसका नाम मिथिला पेंटिंग ऐसे पड़ा क्योंकि इसका नाम आता है मिथिला से। मिथिला जो थी वो, मिथिला जो एक वो जगह का नाम था, बर्थ प्लेस ऑफ सीता। हम राम सीता के बारे में जानते हैं, राम जी की वाइफ, राम भगवान की वाइफ जो थी सीता, उनका बर्थ प्लेस माना जाता है मिथिला। ठीक है, तो मिथिला से इसका नाम पड़ा, जगह से उसका नाम पड़ा मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके मिथिला के पास ही मधुबनी नाम की जगह थी, तो उससे फिर उसका नाम मधुबनी भी बना। सब बहुत ज़्यादा वाइडली रिकग्नाइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये, और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है, सेंचुरी से चले आ रहा है। और विमेन स्पेशली जो है उन्होंने फिगर्स, डिज़ाइंस वगैरह को मतलब अपने मिट्टी के घरों पे, मड हाउसेस पे इतनी ब्यूटीफुल मधुबनी पेंटिंग्स को सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए, शादी हो रही है, बच्चे का बर्थ हुआ है, कोई बड़ी सी अच्छी ओकेजन है, कुछ भी सेलिब्रेशन है, फेस्टिविटीज़ है, वेडिंग्स है, तो वो ऐसी पेंटिंग्स करते थे। एंड देखते हैं कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये पेंटिंग तब स्टार्ट हुई, ये आर्ट फॉर्म तब स्टार्ट हुआ जब सीता ने राम से शादी करी। जो हमारे भगवान लॉर्ड राम है, जो प्रिंसेस सीता, जो देवी सीता है, जब राम भगवान की सीता से शादी हुई, तब से
इसका ओरिजिन बोला जाता है और माना जाता है। ये पेंटिंग्स जो है इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनमें बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और ज़्यादातर कॉमनली ये 3 एरियाज में पेंट किया जाता है, मतलब घर के 3 जगहों पर पेंट किया जाता है। क्या है? पहला है सेंट्रल या फिर आउटर कोर्टयार्ड्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस जहाँ पे कुलदेवी का होता है यूजुअली, जैसे काली वगैरह है, और एंड अ रूम इन द सदर्न पार्ट ऑफ द हाउस जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट इमेजेस होती। क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो लुक एट दिस, ब्यूटिफुल, डिटेल्ड, अमेजिंग एंड हाउ प्रिमिटिव। एंड प्लीज़ गाइस, बाय प्रिमिटिव मैं बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि बहुत ही बेसिक सा है। मैं आपको यहाँ पर अगर ये जूम करते हैं, ये देखिए कितनी बेसिक से लाइंस एंड कर्व्स का यूज़ करके इसमें फिलिंग की गई हुई है, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, कलर्स का कितना अच्छा यूज़ किया गया। आई मीन आई वॉज अमेज्ड द फर्स्ट टाइम, एंड आई लाइक, मुझे बनाना है, कुछ भी हो जाए आई एम मेकिंग दिस। लुक एट दीज, हाउ ब्यूटिफुल दीज आर। तो जो 3 मेन पार्ट्स थे, जो कॉमन पार्ट्स थे जहाँ पर ये इनको पेंट किया जाता था, क्योंकि पहले कोई ऐसे कैनवस या पेपर नहीं होता था, पहले घर के दीवारों पे पेंट किया जाता था। एक होता था सेंट्रल या फिर हम कहें तो आउटर कोर्टयार्ड, ठीक है। बीच में हम सबने देखा है कि ऐसे कोर्टयार्ड बना रहता था जिसमें बीच में ऐसे आंगन रहता था, ओपन थोड़ी स्पेस रहती थी वो, तो वहाँ पे उसकी दीवारों पे या तो पेंट किया जाता था या पेंट करते थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाउस। देखिए जो हिंदू रिलीजन है उसके हिसाब से जो जितने भी आइडल्स हैं, भगवान की मूर्ति वगैरह है, उसको ईस्टर्न साइड मतलब पूर्व की दिशा में फेस करते हैं। तो यहाँ पे कुल देवी मतलब जो एक उनका, उनके गॉड या गॉडेसेस जिनको वो मानते थे, हर अपने घर की एक कुल देवी होती है, हर गोत्र की एक कुल देवी वगैरह होती है। यूजुअली जैसे माँ काली जो थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाउस में उनका एक मंदिर, उनकी मूर्तियाँ रखी थी, तो वहाँ पे ये मधुबनी पेंटिंग उस साइड की दीवार पे पेंट कराते थे, या फिर पेंट करते थे सदर्न पार्ट ऑफ हाउस में। मतलब जो सदर्न पार्ट होता था, जो डायरेक्शन का होता था, वहाँ पर एक रूम होता था जहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल, मैग्नीफाइड एंड इम्पॉर्टेंट इमेजेस को पेंट करा जाता था। तो इसकी थीम्स में बहुत सारे गॉड्स, गॉडेसेस, एनिमल्स, यू नो ऐसे विमेन को पेंट मतलब बनाया जाता था कि जो डेली चोर्स कर रही है, जैसे कि अपने सिर पे मटका लेके जा रही है, या फिर गेहूँ बीन रही है, कुछ ऐसे मतलब डेली चीज़ों के काम करते हुए उनको पेंट करा जाता था, ड्रॉ करा जाता था। तो ये सब सेंट्रल कोर्टयार्ड में, क्योंकि सेंट्रल कोर्टयार्ड में ये सब काम होता था। जो आप बीच का आंगन होता था, वहाँ पर जनरली यही काम होता था कि काम जो भी है, जैसे गेहूँ बीनना है, पीसना है, कुछ भी काम होता था वो सेंट्रल कोर्टयार्ड में। तो वहाँ पर इस टाइप की इमेजेस हमें देखने को मिलती थी। जो इनर वेरांडा होता था, फैमिली श्राइन, जहाँ पे जैसे मंदिर वगैरह कुछ बना रहता था, वहाँ पे हमें देखने को मिलता था जहाँ पे देवस्थान या गोसाइन घर, जैसे देवस्थान मतलब अगेन मंदिर बना रहता था, वहाँ पे अब देखते थे वहाँ पे कैसी पेंटिंग रहती थी, गॉड गॉडेसेस की, उनकी कुल देवताओं की, गृह देवता और कुल देवता जिन्हें कहा जाता है, उनकी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती थी। तो रिसेंट में अब ऐसा होने लगे कि अब जो है वो पेंटिंग्स जो है वो अब कपड़ों के ऊपर या पेपर के ऊपर, मटके के ऊपर इस तरीके से आ गई कमर्शियल। अब आजकल हम देखते हैं कि जो साड़ीज़ हैं, साड़ीज़ के ऊपर, सूट्स के ऊपर, हम जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर इस तरीके से ट्रेडिशनल डिज़ाइन और आर्ट फॉर्म बने हुए रहते हैं। पहले ये जो था सिर्फ वॉल्स के ऊपर पेंट किया जाता था। सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी और कलरफुल पेंटिंग जो होती थी वो होती थी पार्ट ऑफ हाउस में, जिसे कहा जाता था कोहबर घर या फिर इनर रूम। घर में सबसे ज़्यादा कलरफुल, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी पेंटिंग्स करी जाती थी, जो कि इनर रूम सदर्न पार्ट में रहता था। यहाँ पे कोहबर, कोहबर यानी एक कमल का फूल, ठीक है, जो कि फुल पूरी तरीके से खिला हुआ है, अच्छा बड़ा सा कमल का फूल पूरा खिला हुआ है, उसकी पूरी डंडी, फूल, पत्ती वगैरह सब बनाई जाती थी, इसको पेंट किया जाता था, ठीक है। वो कोहबर के रिप्रेजेंटेशन होता था, एंड इसका एक मीनिंग होता था, ये एक सिंबल होता था, ठीक है। ये एक तांत्रिक सिंबल होता था, अगर मैं आपको स्पेसिफिक कहूँ तो, जिसको
गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेज के साथ अलाइन किया जा करता था। तो आप समझ रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस इतनी होती थी कि वो सिर्फ फ्रेशली प्लास्टर्ड वॉल्स पे पेंट करा जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है बहुत पुरानी दीवार है, जैसे ही उसमें प्लास्टर हुआ वो सूखा पेंट वगैरह, मतलब वो सूखा प्लास्टर वगैरह हुआ एंड उसके ऊपर तुरंत पेंट करते थे, क्योंकि वो फ्रेशली प्लास्टर्ड वाली वॉल्स पे करे जाते थे। तो आज भी हम देखते हैं ना, जैसे हम लोटस फ्लावर कैसे बनाते हैं, बताइए। हम लोटस फ्लावर हम ज़्यादातर माँ लक्ष्मी का सिंबल या वो, तो लोटस फ्लावर की काफ़ी सिग्निफिकेंस होती थी और वो गॉड एंड गॉडेसेस का एक रिप्रेजेंटेशन हम बनाते थे। और भी ऐसी थीम्स होती थी जिनको पेंट किया जाता था। जैसे हम कह सकते हैं कि भगवत भगवत पुराण हो गया, रामायण हो गया, शिव पार्वती की कहानियाँ हो गई, कृष्णा, दुर्गा, काली, रासलीला, राधा कृष्णा वगैरह, ऐसी बहुत सारी अलग अलग थीम्स के ऊपर भी इनके एपिसोड्स, इनकी स्टोरीज़ के ऊपर पेंट करी जाती थी। क्योंकि मिथिला में ना जो आर्टिस्ट इनको खाली जगह पसंद नहीं थी, जहाँ उनको दीवार दिखती थी वहाँ पर वो पेंट करके इसको ब्यूटिफाई कर देते थे। और पूरी पूरी स्पेस को बर्ड्स, फ्लावर्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि अच्छा एक पेंटिंग में ठीक है कहीं वाइट स्पेस बचा हुआ है, ऐसा भी नहीं होता था। वहाँ पर मतलब पूरी आपने मेन फिगर बना दिए गॉड गॉडेसेस के, उसके बावजूद पेड़ पौधे, पत्ती, बर्ड्स, एनिमल्स, सन, स्नेक्स, फिश, ऐसे करके पूरे उसको फिल कर देते हैं। हमने ऊपर यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरे पेपर पर कहीं भी वाइट लेफ्ट ओवर स्पेस नहीं दिख रही। जैसे आप इस पेंटिंग पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सन गॉड को बनाया गया, लेकिन आसपास पेपर को फिल करने के लिए उन्होंने सिर्फ लीव्स बना दिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मेन गॉडेज है वो अर्धनारीश्वर है, शिव एंड पार्वती, लेकिन उसके आसपास उन्होंने फिल करने के लिए देखिए स्नेक एंड कितनी सारी चीज़ें उसको पूरी तरीके से फिल करा। तो वो खाली स्पेस कहीं भी नहीं रखते थे। ओके, तो ऑफ कोर्स मतलब इन सब का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था, इम्पोर्टेंस होता था। वो ये जो बनाते थे प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल बीइंग, खुशहाली के लिए, वृद्धि, इन सब चीज़ों का वो होता था। विमेन जो थी वो बैम्बू ट्विक्स का यूज़ करते थे टू विच सम बैम्बू ट्विक्स टू विच सम कॉटन स्वॉब, राइस स्ट्रॉ, फाइबर अटैच होता था। तो ऐसे बैम्बू की मतलब ऐसी पतली पतली सी लकड़ियाँ होती थी और उसके ऊपर या तो रुई रहती थी या फिर राइस स्ट्रॉ या कोई ऐसा फाइबर कपड़ा अटैच रहता था और उससे फिर वो पेंटिंग करते थे। तो अर्लियर शुरू शुरू के दिनों में वो कलर जो थे वो ऑफकोर्स पूरे नेचुरल बनते थे, मिनरल स्टोन्स वगैरह से, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनते थे। जैसे फालसा, फालसा आप सबने आपको पता है कि उसका शरबत भी होता है, एक छोटा सा बेर टाइप का फ्रूट टाइप होता है फालसा। तो फालसा हो गया, कुसुम फ्लावर्स हो गए, बिलवा लीव्स हो गए, काजल, हल्दी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कलर्स बनते थे। अब हम आते हैं वर्ली पेंटिंग्स पे। वर्ली पेंटिंग्स जो है वो महाराष्ट्र के एरिया में काफ़ी पॉपुलर ही, और नॉर्थ में सह्याद्री रेंज जो थी, सह्याद्री रेंज जो है मतलब पहाड़ों की सह्याद्री रेंज आपने सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। एंड थाने डिस्ट्रिक्ट में इसका खास कॉन्सेंट्रेशन है। थाने एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन और काफ़ी वाइडली पॉपुलर मिलेगा। तो वर्ली पेंटिंग जो थी वो मैरिड वुमेन, जो शादीशुदा मतलब जो बहुएँ होती थी, उनका एक बहुत ही स्पेशल रोल इसमें होता था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाती थी जिसे कहा जाता था चोक। ठीक है, चोक बनाती थी वो बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स पे। तो ये इस पेंटिंग का कनेक्शन होता था शादीशुदा, फर्टिलिटी, दैट ओके यू बेयर गुड ऑफ स्प्रिंग्स, हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स, हार्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोग पॉपुलेशन जो थी वो खेती करते थे। तो अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी फसल आए और फिर वापस से बीज अच्छे बोए जाए, फिर उसके अगले साल अच्छे आए, तो शादी अच्छे से हो जाए। इस तरीके से जो है वो इसका ये स्पेशल इम्पोर्टेंस होता था। तो चौक में क्या होता था, मदर गॉडेस मतलब एक देवी होती थी, वो उनका डोमिनेंट फिगर होती थी। ठीक है, देवी का, ठीक है, फिगर ऑफ मदर गॉडेस पाला घाट। ठीक है, पाला घाट जो है वो उनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की तरह करा जाता है एंड रिप्रेजेंट्स द कॉर्न गॉडेस कंसारी। तो आप बात समझ रहे कि एक कॉर्न गॉडेस होती थी कंसारी, एंड उनको पेंट किया जाता था। और पाला घाट एक देवी होती थी और वो होती थी फर्टिलिटी की देवी, दैट गुड ऑफ स्प्रिंग्स हो, हेल्दी ऑफ स्प्रिंग्स हो, अच्छे से सब ऑफ स्प्रिंग्स हो जाए कर जाए, फर्टिलिटी आप सभी को पता है। तो वो देवी को चीफली इसमें पेंट किया जाता था, चौक पेंटिंग्स। और ये जो मैरिड वेमेन होती थी उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ होती थी, शादी के बाद वो ये पेंट करती थी। तो जो चौक में क्या बनाते थे ये लोग, सबसे पहले एक स्मॉल स्क्वायर फ्रेम होता था।
ठीक है, स्क्वायर का फ्रेम होता था, ऐसे जिस भी सरफेस के ऊपर वो करा तो एक स्क्वायर फ्रेम होता था, उसमें उस पूरी को पॉइंटेड शेवरॉन्स मतलब इस तरीके से पॉइंटेड बॉर्डर्स के साथ पूरा डेकोरेट किया जाता था। तो आउटर एजेस में जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल, ओके यहाँ पर नहीं है कोई एग्जांपल इसका आई थिंक चौक का, तो आप जाकर देख सकते हैं, ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंटेड तीखे कोने होते थे उसके बाहर की तरफ, एंड उनको वो जो पॉइंटेड कोने हैं उसका मतलब होता था हरियाली देवी, ठीक है, दैट इज़ द गॉड ऑफ प्लांट्स। तो हरियाली आप सभी को पता है कि नेचर हरियाली की, तो वो उसका एक सिंबल था, उसको बनाया जाता था। और उनके एस्कॉट और गार्डियन को एज अ हेडलेस वॉरियर विजुअलाइज करा जाता था, जो कि एक हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं या फिर उनके साथ खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में कॉर्न स्प्रिंग है जो उनकी नेक से बाहर निकल रहा है, और इसीलिए उनको पंचसिर्य देवता यानी 5 हेडेड गॉड कहा जाए। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? हरियाली देवी जो है वो पॉइंटेड फिगर, इस तरीके से वो आउटर एज जो है वो हरियाली देवी को सिंबलाइज करते थे, जो उनकी बॉर्डर बनती थी, जो है गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फल फ्रूट पौधे की देवता। उनके एस्कॉट या गार्डियन या हम जो भी उनके पार्टनर जो भी कहे, उनको कैसे विजुअलाइज करना जाता है, मतलब उनका देव कैसे बनाए जाते थे उनके पार्टनर को? हेडलेस है पहली बात, वो उनका हेड नहीं है, पूरी बॉडी है, वो या तो घोड़े के ऊपर है या फिर उनके साइड में खड़े हुए हैं हरियाली देवी के, मतलब उनके साइड में खड़े हुए हैं, सॉरी पालाघाट के, तो वो हेडलेस हैं, या तो साइड में खड़े हुए हैं या वो घोड़े के ऊपर आपको दिखेंगे, उनका सिर नहीं है, उनके सिर में से कॉर्न स्प्रिंग हो रहा है। कॉर्न मतलब भुट्टे, जो भुट्टे होते हैं ना, वो उसका जो पौधा है वो उनके सिर में से निकल रहा है, 5 ऐसे पौधे निकल रहे हैं उनके सिर में से, इसीलिए उनको पंचसिर्य देवता भी कहा जाता है। पंचसिर्य, सिर्य मतलब सिर, तो 5 सिरों वाला देवता। तो वो जो है, जो ये 5 सिरों वाला देवता है, वो एक तरीके से फील्ड्स के गार्डियंस करते थे कि वो जो जितनी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसकी रक्षा करेंगे, जिन्हें कहा जाता था क्षेत्रपाल। इन देव का नाम था क्षेत्रपाल, ठीक है। तो पालाघाट की जो सेंट्रल मोटिव है उसको एवरीडे लाइफ की सीन्स के साथ सराउंड किया जाता था। लेट मी सी, यहाँ पर अगर कहीं स्मॉल स्क्वायर की उसमें दिख रहा हो मुझे तो नहीं, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, या मे बी आई एम नॉट, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट वो पालाघाट तो बीच में उन्होंने मतलब ये एक स्क्वायर के फ्रेम के अंदर बना दिया। अब उसके आसपास वो जो डेली एक्टिविटीज़ होती थी, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग, फार्मिंग, डांस कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स के माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को यहाँ पर पेंट कर दिया जाता था, जैसे कि हमें यहाँ पर शेर देखने को मिलता है, या फिर कैसे मुंबई वगैरह की अर्बन लाइफ हमें देखने को मिलती है, सिटी वाला है। तो जैसे वर्ली के लोग अपने आसपास, एक वर्ली जगह का नाम है जहाँ से इसका नाम इंस्पायर हुआ है, ऑफ कोर्स वर्ली इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ से इसका नाम हुआ है वर्ली पेंटिंग। तो लोग जो थे वो अपनी एवरीडे लाइफ को उसके आसपास पेंट करते थे। ये पेंटिंग्स जो है इनको ट्रेडिशनली राइस फ्लोर यानी चावल के आटे के साथ पेंट किया जाता था, इसीलिए जो है ये हमेशा हमें वाइट कलर में दिखी, मतलब आप देखिए ब्राउन से टेराकोटा कलर के सरफेस के ऊपर इसको वाइट में पेंट किया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स चावल का आटा इज़ वाइट, ओके। और उनके घरों की दीवारों पे कलर्ड होम्स पे पेंट करते थे। तो जैसे पहले मेंशन करा गया है, इनका एक सिग्निफिकेंस होता था जिससे फर्टिलिटी प्रमोट हो, ज़्यादा बच्चे हो, हेल्दी बच्चे हो। तो ये पेंटिंग जो है वो ऐसा बोलते थे कि इनका मानना ऐसा था कि इन पेंटिंग से बीमारियां दूर होती है, जो डेड हो जाते हैं, जैसे जो पास ऑन हो जाते हैं, तो वो उनको शांति, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और उनकी डिमांड्स पूरी करती है, इस तरीके से। तो एक बैम्बू स्टिक जो होती थी उसको एंड पे ट्रीट करके और फिर पेंट ब्रश की तरह यूज़ किया जाता था, राइस फ्लोर में डिप करके उसको पेंट करते थे। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो है गोंद पेंटिंग। गोंद पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश की काफ़ी रिच वो है, एमपी छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, सेंट्रल इंडिया आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइब है गोंद ट्राइब, तो बेसिकली ये ट्राइब जो है वो ये पेंटिंग्स को प्रैक्टिस करती है, इससे इसका नाम पड़ा है गोंद पेंटिंग्स, ओके। इनकी एक खास बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, मेरे चैनल डीमिस्टिफाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस वीडियो में बताई थी कि मैं आपको इनके बारे में एक फैक्ट बताऊँ। एक फैक्ट तो ये है, देखिए फोक ट्रेडिशन, ओके, एंड फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट में अंतर क्या होता है? ज़्यादातर देखिए अब चीज़ें ऐसा हो गई कि वी हैव एडेड यूनिक एलिमेंट्स टू द आर्ट। अब हम गोंद की स्टाइल में गॉड्स एंड गॉडेसेस भी पेंट होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था,
ज़्यादातर अगर हमें ट्राइबल आर्ट को आइडेंटिफाई करना है तो मैक्सिमम केसेस में ट्राइबल आर्ट्स में आपको कहीं भी कोई गॉड या गॉडेसेस नहीं देखने को मिलेंगे। जो ट्रेडिशनल हमारे जैसे गणपति जी, शिवा, कृष्णा, राम, ये सब नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज ट्राइबल्स किसको वर्शिप करते हैं? नेचर को। तो ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स में आप जितनी भी जैसे देखेंगे, अगर आप रिसर्च देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में आपको ट्राइबल जितनी भी होगी उसमें पेंटिंग्स किसकी मिलेंगी? पेड़ पौधे, बर्ड्स वगैरह, इन सब चीज़ों की। तो क्योंकि वो नेचर को वर्शिप करते हैं, उनके लिए ये गॉड गॉडेसेस उनके नेचर ही होते हैं। तो जो गोन्स ऑफ मंडला है उसके मंडला या उसके आसपास के लोगों की, फिर उनको कलरफुल डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, फ्लोरा, इनके उसमें मतलब हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे गोन पेंटिंग्स के बारे में बार बार भूल जाती हूँ, वो ये है, आप हमेशा देखेंगे यहाँ एक निशानी बोल सकते हैं आप गोन पेंटिंग्स को आइडेंटिफाई करने की, दैट गोंद पेंटिंग्स में हम मतलब मैक्सिमम केसेस में एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकल रही होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक गोंद पेंटिंग है, किस तरीके से एक ह्यूमन के सिर में से पेड़ निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ में से दूसरी चीज़ हमेशा निकल रही है। जैसे आपको केसेस में दिखेगा कि यार पीकॉक बनाया है और पीकॉक की पूंछ जो है उसमें मछली बनी हुई है, मतलब जैसे शेर बनाया और शेर की पूंछ के एंड में मछली बनी हुई है, या फिर हिरण बनाया और हिरण के सींग बनाए और सींग में से फिर ऊपर जाते जाते वो पेड़ बन गया पूरा सा, या फिर एक पेड़ बनाया तो पेड़ की जो ब्रांचेस है उसमें से उनको करके एक्सटेंड करके वहाँ पे बर्ड्स बना दी। तो एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से इनको बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये हिरण है, तो किस तरीके से ये सांप है, सांप के मुंह को एक्सटेंड करके पेड़ का तना बना दिया है, ये किस तरीके से हिरण है, ये पूरा एक पेड़ है। तो इस तरीके से ही हर चीज़ को ये देखिए बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक मछली है, कैसे मछली के मुंह को एक्सटेंड करके और यहाँ पर एक लीफ बना दिया। तो एक चीज़ में से दूसरी चीज़ है वो निकल रही है, इस तरीके से उसको बनाई जाती है। यहाँ पर भी देखिए आप कैसे हमें दिख रहा है कितनी क्लियरली कि एक एनिमल है और उसकी कैसे पेड़ का तना टाइप बना दिया है यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें गोंद पेंटिंग में देखने को मिलती है। ये इसका एक स्पेशल आप बोल सकते हैं कि फैक्ट हो गया जो मैंने आपको यहाँ से शेयर करा। तो कितने कलरफुल होते हैं आप देख सकते हैं। एंड देखिए ट्रेडिशनल, ट्राइबल, ये ज़्यादातर जितनी भी पेंटिंग्स, आर्ट फॉर्म्स दिखेंगी ज़्यादातर आपको कलरफुल ही दिखेंगे, क्योंकि ये लोग नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्राइमरी ज़्यादातर कलर्स का, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई पर्पल एंड पिंक ऐसा बहुत ज़्यादा का ही नहीं, मतलब बिल्कुल प्राइमरी ट्रेडिशनल रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, इन कलर्स का यूज़ करके बिल्कुल ब्राइट एंड ब्यूटिफुल पेंटिंग्स बनाते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, हट्स की दीवारों के ऊपर बनाया हुआ है, कृष्णा को बनाया है कि वो गोपीज के साथ है। तो ये चीज़ें जो है वो विद टाइम हमें देखने को मिलती है। पिथोरा पेंटिंग्स पेंटेड बाय रथवा भील्स ऑफ द पंचमहल रीजन इन गुजरात एंड झाबुआ इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आप समझ रहे हैं, रथवा भील्स मध्य प्रदेश के पास, गुजरात मध्य प्रदेश के पास वाले एरिया में, मतलब झाबुआ वगैरह में, एंड गुजरात के रीजन्स में, गुजरात का जो स्पेशली पंचमहल रीजन है वहाँ पर रथवा भील एक ग्रुप है। वो लोग ज़्यादातर ये पिथोरा पेंटिंग्स करते हैं, घरों की दीवारों पे इनको करा जाता था और स्पेशल ओकेजन पे इनको पेंट करा जाता था। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थी, वॉल पेंटिंग्स, और बहुत सारी अलग अलग रोज़ होती थी जिसमें कलरफुल डीटीज़, भगवान वगैरह, हॉर्स राइडर्स वगैरह को एज हॉर्स राइडर्स डिपिक्ट करा जाता था। इसका मतलब है कि जो भी भगवान वगैरह वो बना रहे हैं उनको एक स्पेशली घोड़े के ऊपर दिखाते थे, कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं घोड़े या किसी न किसी एनिमल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रोज़ में, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये एक रो, ये अलग। तो किस तरीके से रोज़ में घोड़ों को और उनके ऊपर कोई ना कोई गॉड्स बैठे हुए हैं, इस तरीके से इनमें डिपिक्ट करा जाता था। जो अपरमोस्ट सेक्शन होता था, इसमें जो राइडर्स हैं वो वर्ल्ड ऑफ गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हेवनली बॉडीज़, मिथिकल क्रीचर्स, ये सब चीज़ें, जैसे भगवान, देवी देवता वगैरह, ये सब चीज़ें। और एक वेवी सी लाइन बनाई जाती है ताकि इस सेक्शन को बाकी उसके साथ अलग कर सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी एक वेवी लाइन से ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बाकी पेंटिंग से उन्होंने अलग करा है।
अब यहाँ पे जो नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पर बारात, वेडिंग प्रोसेशन वगैरह हमें यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें जो और भी उनके और देवी देवता, लोकल माइनर देवी देवता है, राजा हो गए, या फिर किस्मत की देवी मतलब गॉडेस ऑफ डेस्टिनी, एक फार्मर, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो अर्थ की वो करता है। तो जैसे कि अर्थ और हेवन का एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि ऊपर गॉड्स गॉडेसेस वगैरह को करा, एंड और ये वेवी लाइन देखिए कैसे इनको सेपरेट कर रही है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने पिथोरा पेंटिंग, ब्राइट कलर्स एंड सो बेसिक एंड येट ब्यूटीफुल एंड अपैलिंग हम कह सकते हैं। ये मंकीज बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हाथी के ऊपर बैठे हैं, राइड कर रहे हैं हैप्पी, एंड यहाँ स्नेक बनाया गया है, सन एंड मून एंड स्टार्स, एवरीथिंग अमेजिंग। नेक्स्ट हम आता है पत्त पेंटिंग। पत्त चित्र, जैसे मैंने आपको बताया, पत्त चित्र जो है वो ज़्यादातर फैब्रिक के ऊपर, पाम लीफ के ऊपर या पेपर के ऊपर स्क्रोल पेंटिंग के फॉर्म में बनाया जाता था, और बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में बनाया जाता था, स्पेशली गुजरात और राजस्थान, इन वेस्ट साइड में मतलब गुजरात और राजस्थान, और इधर ईस्ट साइड में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर। तो इसको पत्त, फड़ या पचेडी भी कहा जाता है, पट पेंटिंग। अब जो बंगाल के पत्त है वो जो है उसमें क्लॉथ के ऊपर, जिसको कहते हैं पट पेंट, पत या पट कपड़े का नाम था, इसके ऊपर वो पेंट कर जाता था। एक तरीके से स्टोरी टेलिंग होता था, मतलब कोई ना कोई स्टोरी बता रहे। वेस्ट बंगाल में सबसे रिसेप्टिव ओरल ट्रेडिशन का फॉर्म है, मतलब ओरल ट्रेडिशन जो ओरली स्टोरीज पास डाउन होती थी, उसको ये लोग कन्वर्ट करते थे आर्ट वर्क में एज अ पत। तो ये वर्टिकली पेंट होते थे, और ये पतुआ परफॉर्मर या के द्वारा यूज़ किए जाते थे। मतलब वो क्या करते थे, जो परफॉर्मर होता था, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, वो अपने हाथ में एक पेंटिंग ले लेते थे एंड परफॉर्म करते थे, नरेट करते थे स्टोरी को। ओके जो जो पतुआस है उनको चित्रकार भी कहा जाता है, जो कम्युनिटीज़ को, मतलब मिदनापुर, बिरभम, बंकुरा जो वेस्ट बंगाल में बरभम वगैरह आपने काफ़ी सुना होगा, या बिहार झारखंड के ऐसे हिस्सों में वो ज़्यादातर सिचुएटेड है। तो जो पतुआ या चित्रकार है वो इनको पेंट करते थे, और मतलब पतुआ परफॉर्मर भी, पतुआ जो है उनको चित्रकार भी कहा जाता था। तो पत्त को हैंडल करना जो है वो काफ़ी हैंडी हेरिडिटरी है, मतलब वो ऐसा होता था कि पूरी फैमिली में इस ट्रेडिशन ये चलते आ रहा है। तो ट्रैवल्ड लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम, विलेज टू विलेज ये स्प्रेड हुआ काफ़ी, और ये पेंटिंग्स को डिस्प्ले करता था, और इनके बारे में गा गा के फिर स्टोरीज़ को बताया जाता था, परफॉर्मेंसेस होते थे। तो जो पतुआ है वो तीन या चार स्टोरीज़ जो है वो एक टाइम पे नरेट करते थे, और ये पेंटिंग्स शो करते थे ताकि और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक बार ये परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, उसके बाद वो पेंटिंग का क्या, तो जो पतुआ है उसको फिर गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे जिसने वो पेंट करा है, तो क्योंकि कितने ब्यूटीफुल होते थे, तो वो एक बार ये ख़त्म स्टोरी वगैरह हो जाए उसके बाद उनको मिलती थी, गिफ्ट्स मिलते थे, कैश मिलते थे काफ़ी ज़्यादा। पूरी पतास और पेंटिंग्स जो कि पूरी उड़ीसा में, आपको पता है एक सिटी मतलब एक एरिया पता है पूरी, वहाँ से उसका नाम डिवाइड होता है पूरी पता। और इसमें लास्टली क्या होता है, पत यानी कि इनिशियल और पेंटिंग। तो इनका नाम इसलिए आता है, ये पूरी पत जो होते हैं ये बेसिकली उड़ीसा के पत पेंटिंग्स हैं, पट वो है। एंड पूरी पता इसलिए क्योंकि उड़ीसा में आप जानते हैं पूरी नाम की एक जगह है, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है, जो सिटी है पूरी की, वहाँ से इसका नाम पड़ा है पूरी पट। तो इसमें जो पत होता है उसको सबसे शुरुआत में पहले तो है ना पाम लीफ पर या कपड़े पर किया जाता था, लेकिन अब वो पेपर पे भी ऑफ कोर्स स्टार्ट हो ही गया है। तो इसमें बहुत सारी थीम्स को पेंट करा जाता है, डेली लाइफ को, फेस्टिवल जिसको स्पेशली फेस्टिवल वेशास को, वेशास मतलब हमारे कपड़े जो होते हैं ना, वेशभूषा, तो फेस्टिवल वेश को, मतलब जगन्नाथ है, बाल भद्र है, सुभद्रा है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो इनकी इनके कपड़ों को इन्होंने क्या पहना हुआ, इसको काफ़ी पेंट करने का बहुत इनको एंथुजियास्टिकली, काफ़ी क्रिएटिवली, एकदम डिटेल में इनको पेंट किया जाता था। जैसे कि
बड़ा श्रृंगार वेश, रघुनाथ वेश, पद्म वेश, कृष्ण बलराम वेश, हरिहरन वेश, इस तरीके से इसको करा जाता था। तो ये कुछ थीम्स थी उनकी अटायर्स पेंट करने की। और पूरी जो पत थी इसमें और भी थीम्स थी, जैसे रास पेंटिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे उसमें कि रास पेंटिंग्स आती थी, कृष्ण लीला रास पेंटिंग्स वगैरह। अंसारा पत्ती मतलब जो गर्भगृह में जो उनकी मेन आइडल्स होती थी, डीटीज जो भगवान होते थे, उनके आइकन्स को बनाना, उनके मतलब उस तरीके से उनको बनाना, उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो जब जब उनको क्लीनिंग या फिर फ्रेश कलरिंग के लिए निकाला जाता था कि उनके पेंट वगैरह वेयर आउट हो जाते थे, उसके बाद इनको अच्छे से साफ करके इनके ऊपर कलर किया जाता था। तो जत्री पत्ती जो थी वो पिलग्रिम्स के लिए होती थी, कि जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे ताकि वो अपने साथ ले जा सके। क्या करते हैं ऐसे आज भी हम करते हैं ना, कहीं भी तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ का कुछ सिंबल, कुछ मेमोरेबलिया हमारे साथ हम रख लेते हैं, कुछ जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं उसकी की चेन रख ली। इस तरीके से ये पत्त जो थे वो जत्री पत्ती उस काम के लिए होती थी। और भी जगन्नाथ जो थे, हम जानते हैं उड़ीसा में बहुत पॉपुलर डीटी है जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। तो ये जो आइडल्स होते थे इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें पेंटिंग थीम्स देखने को मिलती है, जैसे कि कांची कावेरी पट, थिया बढ़िया पट। ये आप ये सारी आप गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू नो मोर, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा कि कैसी थीम्स है। वेरी ब्यूटीफुली पेंटेड, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब इट्स ब्यूटीफुल यार। आप देखिए गणेशा को और उनके कितने सारे अवतार को पेंट करा गया है, तो हाउ एक्सक्विजिट, look at the borders, look at the details, look at the colors, the craft, everything, the painting, it's just mesmerizing guys। जो पट्टचित्र है उनको छोटे छोटे कॉटन के कपड़ों पे भी करा जाता है। जो कपड़ा होता है उसको एक बहुत ही बारीक से पत्थर के चूरे के साथ, और मतलब उसमें ग्लू और इमली के बीज जो होते हैं उसका मतलब इमली के बीज से एक ग्लू टाइप का सब्सटेंस निकलता है, ऐसे स्टिकी सा। तो बहुत ही बारीक बारीक पत्थर के चूरे को उस ग्लू में मिला के एंड फिर क्लॉथ को उसके साथ कोट किया जाता है और उसके ऊपर भी पेंटिंग की जाती है। तो एक ऐसी पहली प्रैक्टिस है कि सबसे पहले पट्टचित्र में बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, ओके, और उसके बाद उन फिगर्स को स्केच करा जाता है। मतलब पहले बॉर्डर्स बनते हैं फिर उसके बाद स्केच बनता है, और जो फिगर्स है वो डायरेक्टली ब्रश से बनते हैं, फ्लैट कलर्स का यूज़ करके डायरेक्टली उसको ब्रश से बनाए जाते हैं। तो वाइट, ब्लैक, येलो, रेड जैसे कलर्स का यूज़ किया जाता है। और एक बार पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाए तो पूरी पेंटिंग को चारकोल फायर के ऊपर, आप समझ रहे हैं बात को, मतलब आग के ऊपर उसको होल्ड किया जाता है एंड उसके ऊपर लैकर नाम का एक सब्सटेंस है जो उसके ऊपर कोट किया जाता है ताकि उसके ऊपर पानी भी गिरे ना तो पेंट्स जो है वो स्मज ना हो, ख़राब ना हो, वो वाटर प्रूफ बन जाए। और फिर उसके साथ वो लैकर का यूज़ करके उसमें बहुत ज़्यादा शाइन भी आ जाती है। अच्छा मुझे बताइए कि राजस्थानी और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हमने पढ़ी थी उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज़ किया जाता था पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद उसको कोट करने के लिए? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए और देखते कि आपको कितना याद है। एंड नहीं है तो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे जल्दी से वीडियो को चेकआउट करिए और देखिए। कलर्स जो थे वो जैसे हमने बाकी केसेस में भी पढ़ा, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, बहुत पुरानी है, तो ऑर्गेनिक मिनरल बेस्ड होते थे, नेचर से सारे कलर्स डिराइव होते थे। जैसे ब्लैक जो है वो लैम्प ब्लैक, मतलब जो वो लैम्प जो होता है जलाने का, जो हमने लैम्प देखा है ना, जिसका मुझे अभी हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट वो लैम्प जलाया जाता था तो उससे उसके ऊपर की तरफ ना एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती थी, उससे ब्लैक कलर ड्राइव होता था। येलो और रेड जो है वो हरी ताली या हिंगल स्टोन से एक टाइप ऑफ स्टोन होता है। ऐसे ही वाइट जो है वो कॉन्च शेल्स, मतलब बीच के पास ऐसे जो हमें शेल्स मिल जाते हैं उसके चूरे से वाइट ड्राइव होता है। इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस से कलर्स ड्राइव होते हैं। पाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे उनको भी पाम लीफ के ऊपर उनको मैन्यूस्क्रिप्ट को इलिस्ट्रेट किया जाता था और उनको कहा जाता था खर ताड़, ओके, खर ताड़। तो इनमें जो पेंटिंग्स हैं उनको ब्रश से पेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक स्टील स्टाइलस से पेंट किया जाता है जिसको इंक से भरा जाता है, कभी कभी उसको पेंट से भी भरा जाता है। आप समझे, स्टील का एक स्टाइलस। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई मीन हम ये पढ़े करें, इट्स लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग, इसकी प्रोसेस ही इतनी इंटरेस्टिंग है। हाउ
अमेजिंग इट वुड हैव बीन, कितना मज़ा आता होगा ये सब इतने अलग अलग तरीक़ों से उसको पेंट करना। एंड आप माने ना माने, ऑनेस्टली गाइस, मैं खुद पेंटिंग करती हूँ, एंड ऑफ कोर्स वी बाय ऑल द पेंट्स, हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं सब कुछ चीज़ें। बट इट हैज़ हैपेंड विथ मी वंस कि एक ऐसी मैं एक्चुअली मिनिएचर पेंटिंग बना रही थी, मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। एक मिनिएचर पेंटिंग बना रही थी जिसको मैंने उसको मुझे बहुत कुछ, क्योंकि वैसा वो लुक लाने के लिए वो उस सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए मुझे उसको बहुत कुछ उसके ऊपर ट्रीट करना पड़ा, उसको घिसना पड़ा, वाइट पेंट की कोटिंग और इसकी कोटिंग उसकी कोटिंग। एंड गाइज यू वोंट बिलीव उस प्रोसेस में कितना मज़ा भी आता है, एंड इट गिव्स यू अ सेंस, एक अलग फीलिंग आपको देता है कि यू डूइंग समथिंग। एक तरीके से आपके टाइम को रोक के आपके थॉट्स को बिल्कुल स्टिल कर देता है। सो इट्स रियली समथिंग टू अनदर लेवल, मतलब टू प्रिपेयर ऑल योर ओन कलर्स, आपके खुद के कैनवस प्रिपेयर करना, खुद के ब्रश प्रिपेयर करना, एंड देन यूजिंग देम टू पेंट, इट्स सेटिस्फैक्शन ऑन अ डिफरेंट लेवल गाइज। तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिपेयर किए जाते थे, इनके साथ साथ ऐसी इलस्ट्रेशंस होती थी, ड्राइंग्स होती थी, इनके साथ उससे सब्सिक्वेंट टेक्स्ट होता था। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो पाम लीफ ट्रेडिशन है उसको एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट की तरह माना जाए, कि उसका एक लीनिएज की तरह माना जाए, या फिर उसको एक म्यूरल तरीके से माना जाए। इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये पाम लीफ का जो है क्या है, कि ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बेसिक म्यूरल टाइप का है, या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टाइप का है। इस बात को लेकर डिस्कशन चलते रहते हैं, बट इट्स जस्ट अमेजिंग गाइस। अब हम आते हैं फर्ज ऑफ राजस्थान, वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स। मैंने पेंट करने में, मुझे फर्ज बनाने में बहुत मज़ा आता है, पाबू जी की फर्ज बनाने में, एंड द होल प्रोसेस में, मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट स्ट्रोक यू स्टार्ट लविंग योर आर्ट। ऐसा लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, मतलब आप ट्रॉय कर रहे हो उतने में ऐसा लगता है कि दिस इज़ अमेजिंग। फिर आप कलर करते हो तो और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाता है। तो फर्ज जो होते थे ना, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। भोपा और भोपी की एक कम्युनिटी थी, मतलब ठीक है, ऐसा होता था कि जैसे हम मूवीज़ नहीं देखते, तो एक था कि एक पेंटर होते थे जो फर्श को पेंट करते थे। जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे क्लॉथ होते थे, 30 फीट 20 फीट लंबे ऐसे क्लोथ्स होते थे, कपड़े होते थे, ठीक है। पेंटर्स इनके ऊपर चित्रकार जो थे वो पेंट करते थे। फिर एक भोपा भोपी, भोपा इज़ द मेल एंड भोपी इज़ द फीमेल। जो भोपा होता था ना, वो गा गा के, ऐसे गा गा कर, मतलब सॉन्ग के फॉर्म में वो जो भी पेंट करा हुआ है उसकी स्टोरी को बताता है। एंड वो एक पूरा पर्टिकुलर डांस है, आप जाके यूट्यूब पे चेक करिए फर्ज ऑफ राजस्थान कैसे भोपा भोपी होते थे। तो ऐसा होता था कि रात को, जो क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा बंजाराज होते थे, वो ट्रैवल करते थे जगह से जगह पे, तो वो क्या करते थे, रात को रुक जाते थे रेत डेजर्ट वगैरह में, तो रेगिस्तान डेजर्ट में रुक जाते थे, वहाँ पे तंबू वगैरह अपने टेंट लगाकर, एंड वो कपड़ा पूरा स्प्रेड कर लिया ऐसे, उसको एक तरीके से पूरा ऐसे स्प्रेड कर लिया, एंड द भोपा भोपी वुड सिंग एंड टेल द स्टोरी पूरी ऐसे पेंटिंग को, एंड इट वुड बी लाइक अ मूवी, एक लाइव मूवी जैसा होता था वो। आज हम बस वही चीज़ें स्क्रीन पे एक साथ देख रहे हैं, बट अमेजिंग गाइज, चेक आउट द वीडियोज़, आई एम रियली रिकमेंडिंग इट टू यू, क्योंकि पढ़ाई के साथ जब मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ, एक रीज़न की वजह से गाइज, मेरा मोटो ये है कि आप कभी भी पेंटिंग, स्पेशली पेंटिंग की पढ़ाई को बर्डन ना समझें। तो मैं कह रही हूँ कि इट वुड टेक, बात टाइम की नहीं है, बात ये कि यू आर एन आर्ट स्टूडेंट। आप ये जाके खुद सर्च करेंगे ना, बिलीव मी गाइस, ये पढ़ाई आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी, यू वोंट नीड टू लाइक, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू बी इंटरेस्टेड इन इट, इन्वेस्टेड इन इट, एंड आप अपने आप आपको सब चीज़ें पता होगी। ओके, तो स्पेशली भिलवाड़ा में ये फड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहीं की एक तरीके से वो है। जैसे कम्युनिटीज़ थी जिनका ये मतलब वो था, एक कम्युनिटी चित्रकार, भोपा भोपी एंड ऑल दिस। एंड पाबू जी जो थे, मैं आपको ये बताती हूँ, पाबू जी जो है वो उनकी मेन थीम होती थी पाबू जी की फड़। एंड पाबू जी जो थे, कहा जाता है कि मतलब ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द मिथ, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, पाबू जी वाज द रीइंकार्नेशन ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण जो कि राम के भाई थे, तो पाबू जी को अक्सर बनाया जाता है। एंड पाबू जी की शादी आप जानते हैं किससे होती है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, पाबू जी की शादी होती है सूर्पणखा से। यस यू राइट, सूर्पणखा, जिसकी नाक कटी थी, रिमेंबर रावण की बहन,
उनसे अगले जन्म में जब लक्ष्मण एज ए रीइंकार्नेशन बाबूजी बन के आते तो उनकी शादी सूर्पणखा से होती है। एंड इसकी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बाबूजी की शादी हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 चक्कर लेते हैं क्योंकि उनको कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो ऑफकोर्स उनकी वाइफ जो है वो मंडप पे बोलती है ऐसे कैसे आप शादी छोड़ के जा रहे हैं। तब बाबूजी उनको बताते हैं कि देखिए हम पिछले जन्म में ऐसे तुम सूर्पणखा थी, मैं लक्ष्मण था और मैं तुम्हारे हट के आसपास हमने ऐसे ऑलरेडी 3.5 चक्कर हमारे पूरे हो चुके थे एंड इस जन्म में हमारे 3.5 चक्कर हो गए तो हमारी शादी कंप्लीट है, 7 फेरे हमारे पूरे हो चुके हैं एंड आई हैव टू गो, दिस इज़ एन इमरजेंसी एंड ऑल दैट। तो ऐसी बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग इतनी अच्छी कहानी है ना कि यू रियली विश, मतलब द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट दिस आई पेंटेड लाइक 3 to 4 फर्स ऐसे बड़ी बड़ी एंड इट वॉज अमेजिंग। तो ऐसे मिथ लेजेंड्स के बेसिस इसकी थीम्स होती थी फर्ज को बनाने में, ठीक है। एक बहुत ब्रॉड टर्म है भूमिया। दीज हीरोज आर ऑनर्ड, वर्शिप्ड एंड रिमेंबर्ड। ऐसे राजस्थान में हम जानते काफ़ी वॉरियर्स फाइटर्स थे तो जो शहीद हो जाते थे, जो लड़ते लड़ते सेना में जो बड़े लेवल के वो होते थे, उनके ऊपर उनको याद करते हुए उनकी फड़ बनाई जाती थी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है गोगा जी, जेजा जी, देव नारायण, रामदेव जी, बाबू जी, ये सब जो है वो ये ऐसे ऐसे कि हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी लैंड की रक्षा करते हुए ये लड़ते लड़ते जंग के मैदान में इनकी डेथ हो गई, मार्टियरडम जिसे कहा जाता है। तो इनकी इंस्पिरेशन से ये फड़ जो है वो बनाई जाती थी। और भी ऐसी कम्युनिटीज़ होती थी जैसे रावाड़ीज, गुज्जर्स, मेघवल्स, रेगार्स वगैरह जो है वो इसको इंस्पायर करा है। तो भूमियास की ऐसी भूमियास मतलब यही जो शहीद जैसे हम बोल सकते थे, तो भूमियास की ऐसी बहुत सारी टेल्स के ऊपर इंस्पायर होकर बनाई जाती थी। जो फर्ज है मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया भोपाल्स, एक ऐसे लोग होते थे जो गा गा के उसको पूरा नरेट करते थे एज इन अ सॉन्ग, एक डिवोशनल सॉन्ग के वे में उसको नरेट करते थे कि उनकी क्या कहानी थी, कि कैसे वो गए क्या। जैसे ये बाबू जी की फड़की आप देखिए जाकर, इतनी ब्यूटीफुल उन्होंने सिंग करके इनकी पूरी स्टोरी बनाई है। तो क्या करती थी भोपी जो करती थी ना, क्योंकि रात को ऑफकोर्स ये लोग रेगिस्तान में सब टेंट वगैरह लगा के, जो भोपी होती थी वो अपने हाथ में लैंप दिया लेती थी। और देखिए इससे खास बात ये भी है कि ये जो है ना कभी भी एक नैरेटिव फॉर्म में नहीं बनाई जाती थी। नैरेटिव फॉर्म का मतलब है जैसे एपिसोड्स चल रहे हैं, ओके। जैसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, शादी हुई, ठीक है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आप एक कोई एपिसोड देखें, शादी का एपिसोड अगर देखेंगे, कुछ भी ऐसा देखेंगे, लड़का लड़की मिले, ठीक है, हाँ हुई, उसके बाद सगाई हुई, फिर हल्दी हुई, फिर मेहंदी हुई, फिर संगीत हुआ, फिर शादी हुई। तो अगर आप ये आर्ट वर्क बना रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे? पहले लड़का लड़की को दिखाएंगे, फिर सगाई दिखाएंगे, फिर संगीत दिखाएंगे, फिर शादी दिखाएंगे, राइट। ये नैरेटिव फॉर्म हो गया। ये जो फड़ है इनकी खास बात है कभी भी नैरेटिव फॉर्म में नहीं। एपिसोड 1 सपोज राइट हैंड साइड पे बना हुआ है, तो एपिसोड 2 कहीं लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पे बना हुआ है, तो एपिसोड 3 कहीं और बना हुआ है। तो ये पर्टिकुलर फिक्स प्लेसेस जाती थी कि कहाँ पर कौन सा बनना है, क्योंकि जैसे बाबू जी की जो फड़ है वो फिक्स आता था कि यहाँ पर सबसे पहले यही बनेगा, फिर सेकेंड नंबर पर यही बनेगा, इस तरीके से। तो जो भोपा भोपी होते थे ना वो ऐसे मतलब एक उनकी रिदम चलती रहती थी, वो पहले इधर मूव कर रहा है फिर इधर आ रहे हैं, क्योंकि वो कपड़े इतने लंबे होते थे। एंड वो भोपी जो है वो लैम्प पकड़ के पूरा सब कुछ सीन्स दिखाती रहती थी पेंटिंग की, और जो भोपा है वो गा गा कर उनकी स्टोरी को नरेट करता था। ब्यूटिफुली दे डू इट वेरी। आप ये देख सकते हैं कितनी एक, और आप देखिए कितनी प्रिमिटिव, आपको इसमें कलर्स दिखेंगे, येलो, रेड, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन। देखिए आप सब, इसके अलावा आपको कोई पर्पल नहीं, कोई पिंक नहीं, कोई वायलेट नहीं, ऐसा नहीं कि ब्लू के भी 50 शेड्स हैं, कुछ ऐसा नहीं। बहुत प्रिमिटिव बेसिक कलर्स का यूज़ करके एंड दे हैव क्रिएटेड सच ब्यूटीज। लुक एट द स्टाइलाइजेशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, the faces, everything, hands वगैरह, it's unique, different। तो इस तरीके से दे ब्यूटिफुली इसको, मतलब आप जाके सिर्फ चेकआउट करिए गाइज। मैं सिर्फ यहाँ बोल सकती हूँ बट आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि व्हाट एम आई एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। लेकिन ऑफकोर्स मैंने आपको जैसे पता है भोपाल जो थे वो सिर्फ उसको सिर्फ गा के नरेट करते थे। इसको पेंट करने का जो ट्रेडिशनल है वो एक कास्ट है जोशीज की कास्ट, जिन्होंने शुरू से इसको पेंट करते आए हैं, वो किंग्स के लिए पेंट करते थे। अभी भी कल्याण जोशी इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, बहुत ही फेमस पेंटर है। ऑफकोर्स यूट्यूब पे
उनके काफ़ी सारे वीडियोस आपको कल्याण जोशी जी के मिल जाएंगे, जो आज भी अपनी फैमिली की ये जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू करें। एंड एक्चुअली इट इज़ ऑल टू कल्याण जोशी जी, हिज ब्रदर, हिज फैमिली, जिसकी वजह से ये आर्ट वापस पॉपुलराइज हो पाया है। क्योंकि व्हाट जोशी जी डिड वॉज, उन्होंने क्या करा, देखिए मैंने आपको बताया कि ये 30 फीट 15 फीट 20 फीट के कपड़ों पे बनाई जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के लिए व्हाट कल्याण जोशी जी डिड वॉट, उन्होंने उसको छोटे छोटे फॉर्म में लिया, छोटे छोटे पेपर्स पे उसको बनाना शुरू कर दिया। इससे वो बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हो गया। आज मेरे आपके जैसे आर्टिस्ट भी उसको बना सकते हैं और बिकॉज ऑफ हिम। तो उनका ही बहुत बड़ा हाथ है ये फड़ को कंटिन्यू इनफैक्ट पॉपुलर बनाने के लिए, वरना ये बीच में बहुत ज़्यादा डिम पड़ गया था। बट इट वाज हिम जिन्होंने इसको ऐसे फॉर्म में लेकर आ गया। आज आप कल्याण जोशी जी की पेंटिंग्स को देखिए, फड़ को देखिए, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि रिलीजन बाबू जी इनकी पेंटिंग्स पर है, वो उन्होंने कोरोना के ऊपर पेंटिंग्स बनाई है, उन्होंने पता नहीं किस किस अलग अलग उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई हुई है। तो इट्स जस्ट अमेजिंग ट्रेडिशंस। तो अब अभी तक हमने पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मधुबनी पेंटिंग्स, फर्स, पतचित्रस। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्कल्पचर पेंटिंग्स पे। तो स्कल्पचर का जो ट्रेडिशन है, स्कल्पचर्स इसमें ट्रेडिशनली बनती थी, वो क्ले है, मेटल है, स्टोन है। तो हम देख सकते हैं क्ले काफ़ी अर्दी मीडियम है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल, मतलब टेराकोटा क्ले में मेटल है और स्टोन है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वो है, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे ढोकरा कास्टिंग की। तो एक बहुत ही पॉपुलर स्कल्पचर ट्रेडिशन है ढोकरा का। ढोकरा कास्टिंग का मतलब होता है मेटल के स्कल्पचर्स बनाना, जो कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है वो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मेटल्स क्राफ्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है, स्पेशली बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। तो ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो है वो काफ़ी यूज़ होती है, स्पेशली ब्रॉन्ज की कास्टिंग में। हमने इफ़ यू रिमेंबर, हमने क्लास 11th में फाइन आर्ट्स में एक नटराज के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो नटराज जो है वो भी ब्रॉन्ज में थे और वो भी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से ही बनाए गए थे। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ दी गई है कि जो गढ़वा एक टर्म है जो कि मेटल की मूर्तियाँ बनाते हैं उनके, जैसे कुम्हार कौन होते हैं, जो मटकी वगैरह बनाते हैं उनको कुम्हार कहते हैं। ऐसे ही जो ये मेटल के क्राफ्ट्समैन होते हैं बस्तर एरिया में, उनको कहा जाता है गढ़वा। तो गढ़वा क्यों कहा जाता है? गढ़वे का मतलब अगर हम लिटरल उसका ट्रांसलेशन देखें तो गढ़वा मतलब होता है शेप करना, कुछ बनाना। तो ऑफकोर्स मेटल में जब हम स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसको मेटल के स्कल्पचर को शेप करते हैं, कुछ बना रहे हैं, इसी वजह से उनका नाम जो है वो गढ़वा पड़ा है। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, जो गढ़वा होते हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो उनको ऐसा नहीं कि सब ऐसी स्पेशल मूर्तियाँ बना रहे हैं, बट वो मेटल की डेली यूज़ की चीज़ें भी बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, भगवान की मूर्तियाँ बना रहे हैं। इसके अलावा मतलब ऐसे सांप, हाथी, घोड़े वगैरह ऐसी सब बहुत अलग अलग टाइप्स की चीज़ें जो है वो स्कल्प्ट करके बनाते हैं। तो जैसे जैसे यूटेंसिल्स वगैरह की डिमांड में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स का, तो फिर ये जो है वो नए नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, आजकल हम देखते हैं कि ऐसे सांप, घोड़े वगैरह, ये जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स जो है थोड़ी सी वैसे बनाने लगे। अब ढोकरा कास्टिंग जो है वो बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस होती है, बहुत ही लंबी बड़ी प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। तो हम अक्सर देखते हैं जो नदी होती है ना, नदी के किनारे पे हमें सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी जो है, और ब्लैक सॉइल स्पेशली वेरी पॉपुलर इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एरिया में। तो उसकी एक तरीके से हम होते हैं ना, नेटिव सॉइल टाइप होती है। तो ब्लैक सॉइल को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, उसको राइस हस्क के साथ मिलाते हैं। जो चावल का जो हस्क होता है, जो मतलब पार्ट होता है जो हम लोग निकाल देते हैं, मतलब उसके दाने के अलावा उसका छिलका टाइप जो होता है उसको मिक्स किया जाता है। फिर उसको अच्छे से नीड करते हैं पानी से। आप समझ रहे हैं, काली मिट्टी ली, उसमें चावल का जो हस्क यानी उसके छिलका टाइप का जो है, जो पार्ट काम का नहीं, देखिए अनाज तो निकल गया, चावल का दाना निकल गया, जो बचा हुआ जो है, आपने अगर कभी देखा होगा, उसका छिलका हल्का हल्का पार्ट, उसके साथ काली मिट्टी को मिलाया जाता है। फिर पानी की मदद से उसको पूरा गूंदा जाता है। ठीक है, अब गूंद के एक आटा टाइप जैसे बन गया, एक गीला मिट्टी जैसा स्कल्पचर बन गया। ठीक है, उसमें से जो भी फिगर, जो भी शेप देना है वो बनाया जाता है। सेम जैसे हम मिट्टी में कैसे क्ले का कैसे हम मोल्ड करके बनाते हैं, तो वो जो आटा जो मतलब जिससे जो गूंदा हुआ है वो काली मिट्टी का, उससे फिर हम वो बना लेते हैं। और वो एक बार मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद
उसको एक सेकेंड लेयर के साथ कवर किया जाता है। और वो सेकेंड लेयर किसकी होती है? काउ डंग होता है, यानी गोबर, गाय का जो गोबर होता है उसको क्ले के साथ मिक्स किया जाता है और फिर जो हमने काली मिट्टी से जो फिगर बनाया था उसके ऊपर कवर किया जाता है। आप समझ रहे हैं प्रोसेस को? ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस इसे कहा जाता है, या फिर ढोकरा कास्टिंग इसे कहा जाता है। तो हमने काली मिट्टी ली, उसमें चावल के छिलके मिलाए, पानी से उसको गूंद दिया। गूंदने के बाद हमें जो भी फिगर शेप चाहिए वो उससे बना लिया, पूरा सूख गया। उसके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं गाय के गोबर की। गाय के गोबर को मिलाया जाता है क्ले के साथ और उसके साथ उसको कोटिंग करते हैं। क्ले अब हम जानते हैं मिट्टी सूख जाती है, कड़क हो जाती है, ओके, तो उसके सूखने का वेट करते हैं। फिर रेजिन जो है वो साल के पेड़ से हम रेजिन करते हैं। उसके बाद उसको एक क्ले के पॉट में, मतलब उसको रेजिन को अच्छे से गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि जब तक वो थोड़ा पतला लिक्विड नहीं हो जाता है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड तेल डालते हैं। मस्टर्ड तेल हम सभी को पता है, हमारे घरों में भी यूज़ होता है मस्टर्ड तेल, राई का तेल, तो वो उसमें डाला जाता है और फिर उसको पूरा एकदम अच्छी तरीके से उबालते हैं। आप समझ रहे बात को? फिर ये वाला जो बॉइलिंग लिक्विड है, इसके बाद इसको छान लिया जाता है कपड़े की मदद से और एक मेटल के बर्तन में रखा जाता है पानी के ऊपर, ताकि वो ठंडा हो जाए। इस वजह से रेजिन जो है वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट और मैलिएबल रहता है। जैसे कि आप कह सकते हैं वैक्स होता है या घी जैसे होता है, जमा हुआ घी, वो कड़क रहता है बट फिर भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो उसके बाद उस रेजिन को जो एक बार सूख जाने के बाद थोड़ा वो सॉलिड हो जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता है। फिर धीरे से थोड़ा सा कोयला जो होता है उसके ऊपर उसको जलाया जाता है और फिर ऐसे उसकी कॉइल्स या पतली पतली थ्रेड्स जैसे उसको, मतलब वो ऐसे उसको हीट करा जाता है और फिर उसके बाद ऐसे उसकी स्ट्रिप्स जैसी बना जाता है। अब जो हमने काली मिट्टी का फिगर बनाया था, उसके ऊपर जो हमने गाय का गोबर और क्ले लगाया था वो सूख चुका है। उसके बाद वो सूखने के बाद उसके ऊपर ये रेजिन की स्ट्रिप्स जो है उससे उसको कवर किया जाता है और उन रेजिन की स्ट्रिप्स में फिर सारी बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स, आइजोस वगैरह जो है वो ऐड करी जाती है। अब जो क्ले फॉर्म है, ठीक है, मतलब जो क्ले फॉर्म है, क्ले तो सूख गया पूरा, ठीक है, क्ले पूरा अच्छे से सूख गया। फिर क्ले में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी। आपने देखा होगा कि क्ले जब तक उसको भट्टी में गर्म नहीं करा जाता ना, तब तक वो ऐसा रहता है कि आप उसको शेप दे सकते हो, मतलब वो कच्चा ही रहता है एक तरीके से। तो क्ले में ऐसी सारी आईज, नोज डिटेल्स ऐड कर दी। अभी जो क्ले फॉर्म है उसको सबसे पहले, मतलब हमने एक बार डिटेल्स ऐड करने के बाद सबसे पहले उसको बिल्कुल पतली, बिल्कुल फाइन बारीक से क्ले के साथ कवर किया जाता है। फिर एक और क्ले और काउडंग गोबर की और वापस से राइस हस्क जो है चावल के छिलके, उसके साथ उसको कवर किया जाता है। आई होप आप ये प्रोसेस समझ पा रहे हैं। ईजी स्टेप्स बहुत सारी है, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करूँगी मेरे वीडियो में, इसी वीडियो के एंड में, बट एक बार आपको मैं समझा दूँ। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक मोल्ड जैसा जो है वो हो गया है, ओके। तो फिर ऐसा होता है कि जैसे कि ये हमारा पूरा क्ले, फिर लेयर 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 डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा फिगर जो हमें चाहिए वो तैयार हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं मेटल पे। अभी हमने जो भी क्ले और काली मिट्टी से बनाया वो सिर्फ और सिर्फ एक मोल्ड है। इसके अंदर हम लिक्विड मेटल पोर करेंगे, ब्रॉन्ज या जो भी मेटल पोर करेंगे, बिल्कुल गरम गरम उबलता हुआ, और फिर वो सॉलिडिफाई होगा और उससे उसको मेटल को शेप मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं मेटल में शेपिंग इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल, आप उसमें बहुत ज़्यादा शेपिंग डिटेल्स नहीं ऐड कर सकते। अब हम देखते हैं मेटल को कैसे पिघलाया जाता है। एक वेसल कंटेनर रहते हैं, उसमें मेटल के टुकड़े, मतलब जो भी मेटल रहता है वो डाल देते हैं, ठीक है, और क्ले और चावल की जो छिलके हस्क वगैरह है उसके मिक्सचर को मिला के उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। इसके बाद उसको फर्नेस में डाला जाता है और फर्नेस में, मतलब जो भट्टी होती है जिसमें उसको पिघलाया जाता है मेटल को, तो उसमें या तो कोयला का यूज़ होता है या फिर साल की लकड़ी का यूज़ होता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे है ढोकरा कास्टिंग का, ठीक है। अब जो मेटल होता है वो पूरी तरीके से पिघल जाता है, ओके, और पिघलने के बाद मतलब उसको पूरी क्ले वगैरह में ढक ढुका के ऐसे पूरी भट्टी में गर्म होने देते हैं और पूरा वो पिघल जाता है। तो 2-3 घंटे तक उसको पिघालते तो मेटल जो है वो कड़क से फिर उसके बाद लिक्विड स्टेट में आ जाता है।
फिर जो दूसरी तरफ हमने क्ले का और इसका मोल्ड तैयार करा था, फिर उसके अंदर उस मेटल को पोर किया जाता है, ठीक है। पोर करने के बाद जो मेटल है वो उसी के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है, और इस कारण से मतलब फिर ऐसा होता है कि वो मेटल जो है वो फिर अच्छा मतलब एक बार सॉलिडिफाई हो जाता है और वो उसका शेप ले लेता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, आपको लगा होगा रेजिन की स्ट्रिप्स का यूज़। देखिए मैं आपको पहले बताया, रेजिन की स्ट्रिप्स जो है वो, जैसे आप जानते हैं रेजिन जो है वो हवा में इवेपोरेट हो जाता है, तो ये रेजिन की स्ट्रिप्स को सबसे पहले कवर कर लेते हैं और उस स्ट्रिप्स के ऊपर वापस से क्ले काउडंग की क्लियर करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, रेजिन की स्ट्रिप की जो लेयर है बीच की वो इवेपोरेट हो जाती है, तो एक बीच में रिंग जैसा फॉर्म हो जाता है हमारे पास, जो कि जुड़ी हुई रहती है, अलग नहीं होती है। अब वो रिंग जो है, उस रिंग के बीच में मेटल पोर करते हैं, इससे शेप भी मिल जाता है, और इस वजह से जो अंदर का जो स्कल्पचर रहता है वो हॉलो रहता है, वो पूरा ठोस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कितनी फाइन माइन्यूट डिटेल्स के साथ ये सारी ब्रॉन्ज में करी हुई ढोकरा कास्टिंग की स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो वेरी क्विकली लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस वंस अगेन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ढोकरा कास्टिंग की। काली मिट्टी ली, उसको चावल के छिलके के साथ मिक्स किया, फिर पानी के साथ उसका आटा गूंदा, और जो भी हमें फिगर चाहिए, जो बनाना है, सपोज यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ये काव बनाना है, ओके, तो इससे एक काव जैसा फिगर दिया, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया, ओके। दूसरी तरफ हम क्ले लेते हैं, उसमें गाय का गोबर ऐड करते हैं, और उसको वापस से जो काली मिट्टी का फिगर बनाया था उसके ऊपर उसको पोत देते हैं, लेप देते हैं, ठीक है। उसको सूखने के लिए साइड में रख दिया। साल की पेड़ में से जो रेजिन निकलता है उसको उबालते हैं, उसमें राई का तेल थोड़ा सा ऐड करते हैं और पूरा उसको उबलने देते हैं। उबलने के बाद उसको ऐसे स्प्रेड करके पतली पतली मतलब ऐसे थ्रेड्स में फिर उसकी स्ट्राइप्स बनाते हैं, और जो हमने क्ले मतलब काली मिट्टी और उसके ऊपर जो क्ले और गोबर की लेयर थी उसके ऊपर वो स्ट्राइप्स जो है वो चिपका देते हैं अच्छी तरीके से। तो उसके बाद उसमें वापस से क्ले की एक फाइन पतली थिन लेयर आती है गोबर के साथ मिली हुई, और इस तरीके से क्ले में सारी डिटेल्स ऐड कर दी, आईज नोज वगैरह जितनी डिटेल्स जो चाहिए आपको क्ले में ऐड कर दी, ठीक है। वो कब करना है, रेजिन स्ट्रिप्स चिपकाने से पहले। काली मिट्टी, उसके ऊपर क्ले और गाय का गोबर, वो थोड़ा सा सूख गया ऐसे स्टेट में रहता है, उसके बाद उसके अंदर सारी डिटेल्स ऐड कर दी, फिर डिटेल्स के ऊपर रेजिन की स्ट्राइप्स चिपकाई, स्ट्राइप्स के बाद वापस से उसको कवर किया जाता है क्ले और गाय के गोबर के साथ। अब जब तक ये हो रहा है, सूख रहा है, कर रहा है, इधर मेटल को भट्टी में बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में लाया जाता है। जब तक ये काम होता है 2-3 घंटे लगते हैं मेटल को पिघलने करने में, तब मतलब जब तक सब ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ वो जो भी हमने रेजिन क्ले वगैरह का जो मोल्ड प्रिपेयर करा था वो सूख जाता है। अब बीच में से रेजिन की जो लेयर थी वो सूख जाती है, तो हमारे पास ऐसा होता है कि काली मिट्टी, उसके नेक्स्ट में है हमारे पास क्ले और गोबर की लेयर, बीच में वो एम्प्टी स्पेस क्योंकि जो रेजिन की लेयर है वो इवेपोरेट हो चुकी थी, फिर उसके बाद वापस से आउटर लेयर आती है क्ले गोबर वगैरह इन सब चीज़ों की। तो वो बीच की जो लेयर जो रेजिन की इवेपोरेट जाती है उसमें जो है वो लिक्विड मेटल डाल दिया जाता है, मेटल ठंडा होता है, कास्ट होता है, एंड दैट इज़ हाउ द स्कल्पचर्स आर फॉर्म्ड, और ये हमारी ढोकरा कास्टिंग की मेथड इज कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं कि एट व्हाट लेवल द क्राफ्ट्समैनशिप हैज़ बीन यूज्ड। बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराना तरीका है यहाँ पे, जो लॉस्ट वैक्स जिसे कहा जाता है, बहुत ही पुराना तरीका है। एंड आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर इतने पहले लेवल पर कितने मटेरियल्स को यूज़ करा है यहाँ पर, और कितने मटेरियल्स को मतलब आप एक क्रिएटिविटी देखिए किस लेवल पर है। काली मिट्टी को आटे से गूंदा, क्ले में गोबर मिला दिया, रेजिन का यूज़ करा कि फिर उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाता है तो हमें वो खाली रिंग बॉर्डर जैसी दिख जाती है। मतलब जस्ट द क्राफ्ट्समैनशिप, द क्रिएटिविटी, द टेक्नोलॉजी, द नंबर ऑफ मटेरियल्स, एंड कैसे हर मटेरियल को अकोमोडेट करके द यूज्ड इट इज़ इम्पेकेबल। हमारा नेक्स्ट कल्चर का तरीका आता है टेराकोटा। टेराकोटा अगेन हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम टेराकोटा स्कल्पचर्स वगैरह देखे जाते हैं। ज़्यादातर पॉटर्स, कुम्हार्स वगैरह, कुम्हार जो होते हैं वो ये बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती है उसमें। हमको खिलौने भी देखने को मिले हैं, हमको लोकल डीटीज़, भगवान वगैरह की मूर्तियाँ देखने को मिली है, डेली यूज़ की आइटम्स देखने को टेराकोटा में मिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मिट्टी, क्ले वगैरह मिलता है उनको आसपास से उसी का यूज़ करके वो
बनाते हैं। और फिर एक बार बनाने के बाद हम सभी जानते हैं कि वो कैसे फिर उसको मिट्टी के उसको फिर बहुत ज़्यादा भट्टी में पकाते हैं ताकि वो बिल्कुल कड़क हो जाए, पानी वानी के लिए भी आप मटकी यूज़ कर सके। अगर आप ऐसे आपने अगर ऐसा करा कि आप क्ले लेकर आए, आपने उसकी मटकी बनाई और उसमें पानी मतलब वो पूरी सूख गई, भले ही धूप में रख दो, इसमें रख दो, सूख गई, लेकिन आप उसको पानी में रखकर मिट्टी वापस से वो घुल जाएगी पानी में। आपको बहुत प्रोसेस के बाद उसको भट्टी में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको बेक करना पड़ता है, तब वो मटकी ऐसी बनती है कि पानी में रखने पर मिट्टी पानी में ना घुले। ओके, तो ये जो टेराकोटा स्कल्पचर बनाने की जो ये है ट्रेडिशन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब मणिपुर, असम, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न इंडिया में कुच्छा हो, नॉर्दर्न हिल्स हो, तमिलनाडु, साउथ वगैरह, गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा वगैरह के आसपास यूपी एमपी वगैरह हर जगह ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। जो टेराकोटा की ये जो मॉडल्स हैं, इनको हाथ से मोल्ड किया जाता है, पॉटर्स व्हील पे मोल्ड मतलब बनाया जाता है, कलर किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। बहुत सारे मैंने आपको थीम्स बता दी। यहाँ पर देख सकते, देखिए टेराकोटा में देखिए डेली उसके आइटम मटके वगैरह भी है, ये देखिए ऐसे डेकोरेटिव आइटम स्कल्पचर्स भी है, गॉड्स गॉडेसेस भी है, ये देखिए ये कृष्ण बनाए गए हैं यहाँ पर, सब तरीके के हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज विद दिस हमारा ये चैप्टर 8 जो कि बहुत रिक्वेस्टेड था मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पे, इट इज़ फिनिश टुडे। ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। इट्स अ वेरी लाइवली वेरी नाइस चैप्टर एंड मुझे लगता है काफ़ी रिलेटिव चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे मतलब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमने इसके पहले जो भी पढ़ा जैसे मिनिएचर पेंटिंग वगैरह के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। ये जो चैप्टर आखिरी का है ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल मॉडर्न है। मधुबनी, फड़, पत्तचित्र, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, टेराकोटा मॉडल्स वगैरह के बारे में। सो विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर यू गाइज। Any other request, please comment, let me know and keep watching my video. Thank you so much for all your love, all your comments. I try to reply to as many as possible. मैं कोशिश करती कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हो उनको फुलफिल कर सकूँ। Thank you so much.